हेलो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीछे बैठ के कुछ मज़ा नहीं आता, आगे आ जाओ, दोनों जन आगे आ जाओ। हेलो, सुन रहे हैं ना सब? हेलो सर। सुन रहे हैं? ओके, हाँ वेरी सर। गुड। सुबह दत्तो, यस सर। कॉर्पोरेट किंग्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बहुत प्रैक्टिस करता है, ऑडिट पढ़ता है कि नहीं? हाँ सर, पढ़ता है। पढ़ता है। हाँ सर। अच्छा, बाकी कौन कौन आया? ये कौन है? दर्शना, दर्शना, हाँ सर। आपका फर्स्ट डे है आज? जी सर, मैं बीच में बस सर क्लास नहीं किया था, गैप हो गया था थोड़ा। ओके, नहीं सब नहीं नहीं, प्रॉब्लम की वजह। आपका ऑडिट का फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं सर, फर्स्ट क्लास नहीं है सर। अच्छा, मैंने तो आपको देखा नहीं भाई, कोई बात नहीं। वेलकम हियर। और थैंक यू सर। कौन कौन आया? ओके, yesterday I have started one chapter, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड एडिट, मतलब ऑडिट का एक चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, जिसको मैंने नाम दिया था कैट्स। क्या नाम दिया था? कैट्स। दिस इज नॉट व्हाट, ये कौन सा कैट्स है? दिस इज नॉट मियो वाला कैट, या मियो वाला कैट नहीं है, ये कंप्यूटर वाला कैट्स है। इसका नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वी आर यूजिंग कंप्यूटर टू डू ऑडिट। ठीक है, कंप्यूटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का यूज करना होगा तो मतलब क्या है? वी विल यूज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वी विल यूज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इंडिया में आप लोगों ने इसका नाम सुना है? टी सी एस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नाम सुना है क्या आप लोगों ने इसका? टीसीएस, ये इंडिया का टॉप कंसल्टिंग फर्म है। दिस इज इंडिया टॉप कंसल्टिंग फर्म, टीसीएस। टीसीएस का एक अपना एडवांस आईटी सिस्टम है। टीसीएस का है ना, टीसीएस का अपना एक एडवांस आईटी सिस्टम है। ये इंडिया को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट का जितना ऑडिट्स है, बड़ा बड़ा कंपनीज का जितना ऑडिट्स है, सब टीसीएस देता है। मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम क्या है? लिटिगेशन मैटर्स हो, लिटिगेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? लिटिगेशन मैटर्स हो, जैसे कि आपका कोई टैक्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ, तो उसमें कंसल्टेंसी देना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आपका केस वो हैंडल करता है। लिटिगेशन केसेस हो, कोई भी इनकम टैक्स का कोई मैटर हो, कोई भी इनकम टैक्स का एक मैटर हो, ये सब जितना भी हैंडल्स होता है ना, अच्छा, ये सब टीसीएस देखता है। हमको एक बात बताओ, जीके का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, इंडिया का टॉप लॉयर कौन है जिसने सलमान खान का केस देखा था, याद है? सलमान खान का जिसने केस लिया था, इंडिया का एक टॉप लॉयर थे, अभी शायद उसकी डेथ हो चुकी है, राम जेठमलानी ने, ऐसे कुछ नाम था, नाम सुन रखे है क्या? उसका एक हियरिंग का फीस पता है कितना है? उसका एक हियरिंग का फीस पता है कितना है? जब वो मेरे हिसाब से 94 ईयर्स के एज में उसका डेथ हुआ था, वो 94 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट में वो, ही वॉज द टॉप एडवोकेट। ठीक है, तो उसका एक केस का हियरिंग का फीस 15 lakhs है, 15 लाख रुपए। बस जाके शकल दिखाएगा, 15 लाख रुपए। तो क्या कोई उसको अफोर्ड कर सकता है क्या? कोई उसको अफोर्ड कर सकता है क्या? तो इसीलिए एक चीज़ है, सीएमए बनो, सीए बनो, सीएस बनो, ऐसा बनो कि वैल्यू बने अपने नाम का। वैल्यू बनाओ, वैल्यू। अब वो वैल्यू बनता कैसे है? अब वो वैल्यू बनता कैसे है? सुबह, हेलो। यस सर। हाँ आदमी का सर। आदमी का वैल्यू कैसा बनता है? आई थिंक यू आर लर्निंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो क्लासेस? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें उसमें एक कंसेप्ट आएगा, उसमें एक कंसेप्ट आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का।
उसमें कंसेप्ट आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है। इसमें अभी लाइफ से ये कॉस्टिंग हटाओ को मार्जिनल रखो अपने आप को। एक मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज, अपने आप को अपडेट रखो। इसलिए बोलता है हमेशा CNN देखा करो, जी बिजनेस देखा करो, स्टॉक मार्केट का न्यूज़ देखा करो। आज स्टॉक का क्या भाव है अगर हम पूछने बैठेगा तो किसी को पता होगा क्या? हाँ, किसी को पता होगा? किसी को ये पता है कि पेटीएम ने अपना IPO एक्सेप्ट कर लिया है, पेटीएम IPO इशू करने वाला है? किसी को पता है? नहीं पता। यही बात होता है। तो एक प्रोफेशनल बनने के लिए अपने आप को ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कि बस हाँ वैल्यू है, हमारा नाम है, बस नाम से दुनिया चलता है, नाम से ही दुनिया चलता है। जैसे सुभव दत्तो, टॉप CMA ऑफ आवर कंट्री, नाम से ही दुनिया चलता है, ठीक है। ओके, वैसे TCS का काम क्या है? एडवांस कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। इसका अपना एडवांस IT टूल्स है। इसलिए देखना, विप्रो का नाम सुना है? विप्रो, इन्फोसिस, टॉप IT कंपनीज है ना, टॉप IT कंपनीज है ना। तो वो क्या करता है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बनाता है जिसको टाटा कंसल्टेंसी स्पॉन्सर करता है, और लोग उसको रिक्रूट करता है। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग को तो ITI स्टूडेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा ना, ITI वर्क का ज़रूरत पड़ेगा ना। हम लोग ITI का बच्चा चाहिए, हम लोग को कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए ITI का बच्चा चाहिए। और कंसल्टेंसी से ITI का कोई लेना देना है क्या? कंसल्टेंसी वालों का कोई ITI से लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। तुमको रिक्वायरमेंट है भाई, हमको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो कि सब कुछ हो। तो हम लोगों का जो गवर्नमेंट का जितना भी सॉफ्टवेयर, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CPC, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलोर में है। हम लोगों का इंडिया का जितना भी इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है सब बेंगलोर में जाके प्रोसेस होता है। जो इंडिया का जितना इनकम टैक्स रिटर्न्स है ना, जो बिजनेस फर्म जो भी इंडिया में फाइल करता है, बेंगलोर जाता है सारा, बेंगलोर में जमा होता है। और एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बोलता है इसको, वहाँ जाके चेक होता है कि तुम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है क्या वो सही तरीक़ा से फाइल किया है या नहीं। वो कंप्यूटर सिस्टम चेक करता है तुम कितना इनकम डिक्लेयर किया, तुम कितना डिडक्शंस क्लेम किया, तुम कितना टैक्स पे किया, तुम कितना रिफंडेबल तुमको मिलेगा, वो सब CPC में चेक होता है। और इससे कुछ छुपता नहीं है। अगर CPC को ये भी पता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है, तो कुछ छुपता नहीं है उससे। क्या है, डिजिटलाइज है ना, ये डिजिटलाइज करके रखा है ना सब कुछ। अच्छा, आज से 2013 जब हम लोग उस टाइम ITR भरता था, उस टाइम पे कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था, कोई डिजिटलाइज नहीं था, मैनुअली ITRs भरा जाता था। अब आपके पास में CA के पास में कोई क्लाइंट आ गया, सर मेरा ITR भर दीजिए, तो उसमें ऐसा ऐसा खर्चा का क्लेम करता था, घर रिपेयर कराया, शादी कराया, वो कराया, पढ़ाई किया, लिखाई किया, ऐसा खर्चा इसका क्लेम करता था। सरकार को पता नहीं चलता था कि कितना आदमी टैक्स। 2013 तक पता है इंडिया में सिर्फ टोटल इंडियन एवरेज सिर्फ 20 से 25 लाख ITR फाइल होता था, सिर्फ 20 से 25 लाख। इतना बड़ा देश है, सिर्फ 25 लाख आदमी ही ITR फाइल करेगा। और जब डिजिटलाइज किया, रेशियो देखा, 10 साल में कितना हो गया, 25 लाख से 6 करोड़ पहुंच गया, 25 लाख से 6 करोड़ पहुंच गया। नियरली हम बोलेगा कम से कम 200 टाइम्स ज़्यादा ही बढ़ गया। क्यों? अब सबको पता है ITR फाइल करना जरूरी है। वो किससे हुआ? एडवांस IT टूल से ही हुआ। अब सब कुछ इजी हो गया है। अब तुम अपने फ़ोन पे AIS पोर्टल डाउनलोड कर सकता है, तुमको पता चल सकता है मेरा फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा है, मेरा कितना इंटरेस्ट हमको मिला है, कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा है। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स पे हम लोग जब बैंक अकाउंट खोलता है तो हम लोग खोलता है ना, जैसे बैंक SBI का योनो होता है ना, योनो, योनो में तुमको पता होता है ना तुम्हारा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कितना हुआ है। वो क्या है, एडवांस IT टूल्स का एक तो एग्जाम्पल है। तो इसी चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेगा कि कंप्यूटर का यूज़ ऑडिट में क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ ऑडिट में क्या होता है। तुम वर्क इजी करने के लिए होता है। हाँ, अगर हम तुमको 10 ऑडिट दे दे करने के लिए, तुम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तुमको मैनुअली सब कुछ वो करना पड़ेगा। अभी ऑडिट के लिए टॉप सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, तुम वर्किंग पेपर्स भी बना सकता है, तुम डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता है, तुम फॉर्म्स भी फाइल कर सकता है, क्योंकि हम लोग को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। ऑडिट रिपोर्ट जो होता है ना बनाने के बाद हम लोग को फाइल करना पड़ता है। जैसे कि टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट करने के लिए हम लोगों के पास कुछ फॉर्म्स होता है, ठीक है, कुछ फॉर्म्स होता है। फॉर एग्जांपल 3C 3B कुछ फॉर्म्स होता है हम लोगों का। तो ये हम लोगों को फाइल करना पड़ता है क्लाइंट का, तभी तो सरकार को पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट हमारा क्रक्स यही है कि यू आर यूजिंग कंप्यूटर टू डू ऑडिट सो दैट यू आर मेकिंग योर वर्क इजी। टाइम कम लगेगा, टाइम का बचत होगा, और उससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएगा।
कर पाएगा कि नहीं? तो ऑडिट में सबसे बड़ा चीज़ है कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ही याद रखना है। ऑडिट में कंप्यूटर को बोला जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हम लोग इसमें पढ़ेगा इस चैप्टर पे, ठीक है। कलम कितना लिखवाया था डेफिनेशन में? लेट्स सी, कलम कितना डेफिनेशन में लिखवाया था? यस, अच्छा एडवांटेजेस खत्म कर दिया ना, ठीक है। नाउ राइट द नेक्स्ट पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। राइट द नेक्स्ट पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। components of automated environment. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का दूसरा नाम आईटी भी है, हाँ, आईटी एनवायरनमेंट। आप लोगों के ग्रुप में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है? आप लोगों के ग्रुप में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है? नहीं है? वाह, बच गया, बच गया, बच गया। हम लोगों के सीए में था आईटीएसएम, आईटीएसएम। ग्रुप 2 का सबसे बड़ा डेंजर सब्जेक्ट इन आवर सीए, दिस वाज द मोस्ट डेंजर सब्जेक्ट वी हैड। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड था, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा टर्म्स, फ्लो चार्ट बनाऊं, इंटरनेट, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटिंग वो कंप्यूटिंग, टर्म्स याद रखना। ओनली फॉर 50 मार्क्स वी हैव 7 चैप्टर्स एंड मैक्सिमम स्टूडेंट फेल इन दिस सब्जेक्ट ओनली, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। इसमें अगर 40 मार्क्स आ गया, समझ लो गंगा नहा लिया, गंगा नहा लिया, सारा पाप धुल गया। क्योंकि हम लोगों को 150 लाना होता था, ठीक है, 50% होता है ना पास मार्क्स। तो अकाउंट्स और ऑडिट में बच्चा मैनेज कर लेता है टू सिक्योर 60-50, बट इन दिस तुम जितना भी पढ़ो उतना कम है, तुम जितना भी पढ़ेगा उतना कम है। इसमें 40 आ जाए, ओ माय गॉड, लड्डू बांटने वाला दिन आ जाएगा, इतना मतलब खुशी होता है। अभी तो आईटीएसएम बहुत इजी कर दिया, इजी मतलब क्या कर दिया, लेवल वही रखा है, चैप्टर्स डिलीट कर दिया। वही हम पूछ रहे हैं कि आप लोगों के कोई सिलेबस में आईटी का रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, बच गया। यू आर लकी, यू आर वेरी लकी, ओके, यू आर टू लकी। ओके, लिखो, पहला वो लिखो, पहला लिखो डाटाबेस, डाटाबेस, बंटी जी। जी सर। ऑडिट का तैयारी कैसा चल रहा है आपका? सर ठीक ही है। ओके, उसके बाद और कौन है? मनीष सुसोदिया जी, मनीष जी, जी सर। तैयारी कैसा चल रहा है? ठीक ही है सर। आज रिजल्ट आ चुका सीएमए वालों का, देखा है सर। हाँ, पास परसेंटेज कितना था? 10 नहीं की 10 था शायद, मेरे ख्याल से इंटर का। शायद। 10%? मतलब हाँ 100 में 10 बच्चा पास हुआ है? शायद सर। ओ माय गॉड, मेहनत, मेहनत की बारिश करो बच्चों, मेहनत की बारिश करो। उसके बाद और कौन है आपके साथ? कुसुम सिंह, कुसुम सिंह, हाँ जी सर। आपकी तैयारी, ऑडिट समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है, थोड़ा भी आना चाहिए। लिखो, पहला लिखो डाटाबेस। आज हम सबका क्लास लेगा एक एक करके, रुको पहले लिखवा लेते हैं। उसके बाद लिखो नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम।
नंबर सी, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। नंबर डी, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। उसके बाद लिखो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल लैंडस्केप्स, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल लैंडस्केप्स। ठीक है, और उसके नीचे लिखो फॉर अदर्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल अदर्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल अदर्स लाइक टैली ERPs, टैली ERPs, নয়নদা, নয়নদা Yes, sir. কি কৰিছে? Sir, class কৰি আছো। পঢ়া লিখা হৈ আছে ন ঘৰতে? হৈ আছে sir, অলপ চলপ। অলপ চলপ হৈছে। অ মাই গড, ঠিক আছে ঠিক আছে। Sir, books পোৱা নাই ন? হা? Sir, books পোৱা নাই ন ভালকে? এতিয়ালৈকে বুকস নাই পোৱা নেকি? ৰ'বা মই ইয়াক কৈ দিম, इसका बुक डिस्पैच करेगा अभी से, रुको। ओके, आई विल टॉक हिम। Yes, sir. टैली ERPs, उसके बाद लिखो कॉमा SAP, 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 कॉमा Oracles, ORCA, Oracle, ORACLES, Oracles, एसेट्रा। तो कौन सा कंपोनेंट्स है अपने पास ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? डाटा, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज, एंड these you have learned in class 4. What are the parts of computer system? Operating system, hardware, software, data storage है, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। We are studying now. You have studied it 10 to 15 years back. Again we are studying the same thing. यही पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, समझ में आया? और उसके बाद और एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं? ओरेकल्स है, सैप है, स्टैंडर्ड, इसका मतलब है स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, सैप। कल पढ़ाया था ना एनालिटिकल प्रोसीडियर्स, सैप, ये उसी का ही पार्ट है। इसका एक कोर्स होता है, यू शुड डू आफ्टर योर क्वालिफिकेशन ऑफ CMA। इसका कोर्स होता है एक सैप का, सैप ऑडिट, बहुत रेयर बच्चा करता है, यू शुड गो फॉर इट। बहुत आपका जो CV है ना, CV करिकुलम विटे, रिज्यूम जिसको बोलते हैं हम, आपके CV को बहुत सुंदर बना देगा अगर आपका सैप का कोर्स सर्टिफिकेट है तो। You should do it. I think it is an 1 year course or 6 months course. You should go ahead. You should learn something. You will learn new things. Random sampling सीखेगा इसमें, सारा samplings. You should go ahead. Okay. उसके बाद आप लिखो areas of computer in auditing. Areas of computer in auditing. और कौन कौन है आज हमारे ग्रुप में? और नए नए बच्चे कौन कौन हैं? आज में सिंघानिया साहब नहीं है लगता है। लिखो, पहला लिखो प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ऑडिट प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, नंबर B, चेकिंग ऑफ डाटा, चेकिंग ऑफ डाटा, चेकिंग ऑफ डाटा, कॉमा वैलिडिटी, कॉमा एक्यूरेसी,
कॉमा रीजनल, ये क्या बोलते हैं इसको, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, और उसका, अरे क्या टर्म था उसका, लिखा है वो, एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एंट्रीज। ये सुंगानिया साहब की उम्र बहुत लंबी है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद लिखो आप अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद लिखो एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू, then you write preparation of flow charts, preparation of flow charts, next to write selected representation of vouching and verifications। सिंघानिया साहब, जी सर। भाई तेरा नाम लेके ऐसा लगता है जैसे कि अमीरों वाली फीलिंग है। नहीं सर, मैं गरीब हूँ सर। सिंघानिया सिंह राय, सिंघानिया साहब है, बहुत बड़े अमीर आदमी हो भाई तुम तो है। राइट, प्रिपरेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स लिखा। उसके बाद लिखो आप, हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ हाँ सर, आपने सिलेक्टेड वेरिफिकेशन के बाद आपने क्या बोला, वो सुनाई फॉर नहीं दिया वाउचिंग था। एंड वेरिफिकेशन, फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाउचिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, वाउचिंग और रिप्रेजेंटेशन में अंडरलाइन करो एक बार, मैं समझाऊंगा उसको एक बार, ठीक है। सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा है, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके। और लास्ट पॉइंट लिखो आप, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कॉमा वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन, कॉमा एंड राइटिंग कम्युनिकेशंस, एंड राइटिंग कम्युनिकेशन। देखो आज एक आपको टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, सुनो सब बच्चों इधर सुनो। आज मैं आपको एक टेक्निक शेयर कर रहा हूँ ऑडिट में आंसर कैसे लिखना है। अभी मान लो एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। अब जैसे ये चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अब तेरे को दिमाग में आ गया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो कंप्यूटर वालों की बात कर रहा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो होता है वो कंप्यूटर वालों की बात कर रहा है। तो आप इस पर क्या लिखोगे, जो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ द आंसर, देखो आंसर शीट पे प्रेजेंटेशन बोलता है, जो आंसर शीट होती है ना प्रेजेंटेशन बोलता है। अगर प्रेजेंटेशन ऐसा है कि फर्स्ट राइटिंग ऑफ द आंसर ही कट मार्क है, फर्स्ट राइटिंग ऑफ द आंसर में ही कट मार्क कर दिया, तो एग्जामिनर उल्टा गाली दे सकता है हमें, क्या लिखा है यार इसने, पहली कॉपी पे इतना गंदा प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तरीका से होना चाहिए। आप एक पैराग्राफ जैसे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट लिख, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग वी आर यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन ऑडिटिंग, इट प्लेस ए गुड रोल, इट मेक्स द वर्क ईजी, कुछ इंट्रो टाइप लिखो। उसके बाद में देखो और 2-4 लाइन ऐड करो उस पर, इट एंश्योर्स फॉलोइंग एडवांटेजेस, टाइम कम करना, सेविंग्स है, कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसा कुछ लिखोगे ना तो आंसर क्या होता है, सुंदर लगता है, ठीक है। आंसर जो होता है सुंदर है। उसके बाद आ जाओ किसका कंपोनेंट्स क्या है, फॉलोइंग आर दी रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, जैसे कि डाटाबेस, एक लाइन लिख दो डाटाबेस क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, कनेक्शन, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब ये होता है कि बैकअप फैसिलिटी देता है। ऐसे कुछ लिखोगे ना तो आंसर जो होगा फुल मार्क्स अलॉट होगा, फुल मार्क्स। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के हिसाब से आंसर का प्रेजेंटेशन देना सीखो, ठीक है। 5 मार्क्स के हिसाब से उसको प्रेजेंटेशन देना सीखो। देखो एग्जाम में अपना दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है, ये एक्सपीरियंस किया होगा, एग्जाम में है ना अपना दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि हम लोगों को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को 100% क्वेश्चंस करना है सब। तो अगर हम लोगों को 100% क्वेश्चंस करना है तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम देना सीखो, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो अभी से। जो चैप्टर्स खत्म हो चुका, यस ऑनलाइन वाले बच्चों पहले मेरी एक बात सुनो,
जितने भी अभी तक चैप्टर खत्म हुए हैं ना, मॉक टेस्ट पेपर्स करो। मॉक टेस्ट पेपर पता है ना, इंस्टीट्यूट की साइट पे है, एक बार गो थ्रो करो। जब एक रिवीजन खत्म हो जाए तो क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो, एमसीक्यूज पढ़ो, अपने बुक से खुद एमसीक्यूज बनाओ, खुद एमसीक्यूज बनाओ। अब जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 3 रिस्क है, एक चौथा रिस्क और दे दिया, तो कितना रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोला कि दिस आर द रिस्क, चूज द करेक्ट आंसर, तो आप क्या करोगे, सी 3 रिस्क जो होगा ऑप्शंस पे, तो सोच समझ के टिक करोगे ना, भाई तीनों है, ऑल और डैब, पता है 3 रिस्क होता है। अगर उसमें से एक रिस्क गायब है, बाकी 3 रिस्क का नाम ऐसा है कि जो है ही नहीं, तो उसमें से सही आंसर अलॉट करना। तो आप लोगों को पता है कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल में 3 रिस्क होता है, कंट्रोल, डिटेक्शन और इनहेरेंट रिस्क, उसके अलावा और कोई चौथा रिस्क होता नहीं है। तो आपको आंसर पता होता है, लेकिन आंसर को कैसे कभी कभी ऐसा ऑप्शंस भी होता है कि दोनों एक जैसा लगता है, तो उसमें आप लोगों को सोचना है। आप लोगों को तो टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएगा, मतलब 2D पॉइंट ही आता है लगभग, सिंपल 15 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, आने से भी 1-2 टेक्निकल आएगा, लेकिन आने से भी उसको हैंडल करना सीखो। समझ में आया, आने से भी उसको हैंडल करना। फर्स्ट चीज़ यही है, आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कॉपी गंदा दिखेगा ना तो अजीब लगता है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स में, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चंस में होता है, कोई वर्किंग्स नहीं बनाता है, वर्किंग्स को भी आप फाइनल आंसर में ऐड कर देते हैं। अब जैसे आप लोग कोई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोई चैप्टर बताओ हमको, फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर बताओ, क्या क्या चैप्टर्स है उसमें, शेयर्स, डिवेंचर्स और, अब जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनता है, आपको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अभी मान लो इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन आ गया, इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन आ गया, तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनडायरेक्ट मेथड वी हैव टू प्रिपेयर इंटायर अकाउंट्स, सारा अकाउंट्स बनाना है इनडायरेक्ट मेथड्स में। तो फिक्स एसेट का, डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, क्रेडिटर्स का, कैश का, जो भी अकाउंट्स है, पहले तो वर्किंग्स में सारा अकाउंट्स बना लो, 12-15 अकाउंट जो भी बनता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग करो, क्योंकि फॉर्मेटिंग का भी मार्क्स है एग्ज़ाम में, जो फॉर्मेटिंग होता है ना, फॉर्मेटिंग का भी मार्क्स है, फॉर्मेटिंग का भी मार्क्स है। और स्टार्ट कर दो नेट प्रॉफिट से, जैसे हम एक समझा रहा है, तो जो जो एडजस्टमेंट डायरेक्ट हो रहा है पहले वो एडजस्टमेंट करो, तो डायरेक्ट हो रहा है, उसके बाद में वर्किंग्स में आओ, वर्किंग्स कंप्लीट करो, उसके बाद में फिर अपने आंसर का प्रेजेंटेशन में जाओ। मेसी मत करो, कम्प्लेक्स मत करो उस चीज़ को। तुम नेट प्रॉफिट भी इसी में निकाल रहा है, डेप्रिसिएशन भी इसी में निकाल रहा है, काट कुट कर रहा है, हाँ, इधर का आंसर कुछ और निकल रहा है, यहाँ पे 3000 लिखा है तो बाहर 3000 आ गया, ऐसा नहीं। प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही मार्क्स मिलता है। टॉपर का मार्कशीट देखो कभी फ्री होने से, टॉपर का मार्कशीट देखो, आया बात समझ में। तो ऑडिट में है ना, आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, वो प्रेजेंटेशन आप लोगों को देना है, हमको नहीं देना। अब जैसे आप लोग कॉपी पे लिख रहे होते हैं अच्छे से, वही प्रेजेंटेशन, वही स्पीड आंसर्स पे मेंटेन करना सीखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप एक नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्स क्या क्या है देखो, कंट्रोल्स क्या क्या, कंट्रोल्स का मतलब क्या है, कंट्रोल्स क्या क्या है उस पर लिखो। पहला लिखो, फॉलोइंग आर द कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फॉलोइंग आर द कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। नंबर ए एप्लीकेशन कंट्रोल, नंबर ए एप्लीकेशन कंट्रोल, इस पे लिखो आप, these are controls, these are controls manual and computerized, manual and computerized that relate to the transaction, that relate to the transaction that need to be, that need to be
ascertained, ascertained, comma, recorded, and evaluated by the auditor, and evaluated by the auditor to determine the risk of material misstatement. मतलब in short ROMM, ROM, risk of material misstatement. In short, to determine the risk of material misstatement, ROM. In short ऐसा लिखा जाता है ROMM, ROM, risk of material misstatement. You can write inside near. इसका मतलब क्या है? Risk of material misstatement, risk of material misstatement, रोम. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका रोम है. उसके बाद लिखो नंबर बी, इनपुट कंट्रोल्स. उसके बाद लिखो नंबर बी, इनपुट कंट्रोल्स. in input controls in input controls the activities are in input controls the activities are authorized, underline करो, authorized, underline करो, कॉमा, कंप्लीट, अंडरलाइन करो, कॉमा, एक्यूरेट, कॉमा, उसको भी अंडरलाइन करो, एक्यूरेट को भी, एंड रेफर्ड, ठीक है. इनपुट कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? द कंट्रोल्स विच आर ऑथराइज्ड, कंप्लीट और रेफर्ड, और क्या है, और कौन सा क्या है, कंप्लीट, और क्या है, एक एक्यूरेट. तो इसका एक्यूरेट, ठीक है. तो इसका नियर बाय साइड में वर्ड लिखो, उसका शॉर्ट लिखो ACAR, उसके साइड में लिखो. कंट्रोल्स का मतलब ऐसे याद रखना, ACAR, इट्स फॉर ऑथराइज्ड, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेफर. ठीक है. कंट्रोल्स क्या होगा? इनपुट कंट्रोल्स क्या है? ACAR, ऑथराइज्ड, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेफर. ठीक है, फुल स्टॉप. अच्छा, उसके बाद लिखो, कंटिन्यू करो. द ऑडिटर विल apply the specific input valuation to the following. Number one, range checks. Number two, compatibility checks. सर नंबर 2 क्या है? Compatibility. Checks. Number 3, validity checks. Number 3, validity checks. Number 4, exception check. Number 5,
सीक्वेंस चेक, नंबर सी और नंबर 6, control totals, control totals, and last one is digit verification, digit verification. इसका कंपोनेंट्स है अगर क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाट आर इनपुट कंट्रोल्स, देन यू हैव टू राइट दिस आंसर्स विद दिस कंपोनेंट्स, जैसे कि रेंज चेक्स है, वैलिडिटी चेक्स है, डिजिट चेक्स है, ये सब आपको लिखना है इसके साथ. समझ में आया? ये सारा जो है इसका एक कंपोनेंट्स है, ये आपको इनपुट कंट्रोल के साथ लिखना है. ठीक है, इनपुट कंट्रोल्स का मतलब समझ में आया क्या है? ACAR, जहाँ पे जो हमारा डाटा एक्यूरेट है, करेक्ट है, कंप्लीट है और रेफरल है, रेफर्ड किया आपने, वो होता है इनपुट कंट्रोल्स. अब उसी इनपुट कंट्रोल से हम लोग क्या देखते हैं, अगर मेरे पास एक डेटा है तो सबसे पहले तो तुम उसको सिक्वेंसली अरेंज करो, उसका एक्यूरेसी को देखो, हाँ, उसका रिलायबिलिटी देखो, देखो क्या डाटा सही है या गलत है. उसके बाद में देखो कि वो किस हिसाब से उसका नंबर, अगर डिजिट्स ही होगा अपना तो वो जो अमाउंट्स है या डिजिट्स है उसको चेक करो, फिर उसका रेंज देखो. यही इसमें हम लोग देख रहे हैं. अच्छा, उसके बाद देखो नंबर सी, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स. इस पे लिखो आप processing controls refers to that data THET that, अरे यार, that data that, ठीक है, which is appropriately updated, accurately in timely manner. मतलब वो डाटा जो आपने सही तरीके से अपडेट किया हुआ है, ठीक है, इन टाइमली मैनर लिखा. उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर डी, ये सी है, उसके बाद लिखो डी, आउटपुट कंट्रोल्स. Output control exist to ensure that output control exists to ensure that all the data processed is distributed to only authorized users. मतलब मालिकाना हक उसी आदमी के पास है. अब जैसे कि आपके पास आपका खुद का लैपटॉप है, उसका एक्सेस कौन करता है? आप खुद करते हो ना, उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल रखे, वो आपको पता है क्योंकि आपका लैपटॉप है, आपका पर्सनल थिंग, आप खुद यूज़ कर रहे हो. तो ये जो आपका ये है ना आउटपुट कंट्रोल्स, इसका मतलब ये होता है कि वो डाटा आप उसी को दो जो ऑथराइज्ड है, जिसको आपने राइट दिया है यूज़ करने के लिए. बाहर वालों को मत दो. क्यों करते हैं हम लोग? ताकि प्राइवेसी मेंटेन रखा जाए. ठीक है, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रखा जाए. ओके, और लास्ट टू राइट नंबर ई, मास्टर फाइल कंट्रोल्स.
मास्टर फाइल कंट्रोल्स। इस पे लिखो आप the purpose is to maintain integrity. The purpose is to maintain integrity. It is necessary that appropriate security measures need to be maintained. Appropriate security measures need to be maintained so that there is no chances of breach of data full stop. The auditor should also ensure that the master files controls are effective and adequate. ठीक है, मतलब क्या होता है मास्टर फाइल्स का मतलब, इसमें बड़ा क्या है कि आप क्या कर रहे हो इस पे, अगर ब्रीच का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रीच मतलब समझते हो क्या होता है? टूटना है और क्या करना है ब्रीच मतलब? क्या होता है ब्रीच? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है ब्रीच? लॉ में पढ़ा हुआ होगा शायद किसी ने। वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है, कहाँ पढ़ा आपने? लॉ में, फाउंडेशन में? ओके यस गुड, चलो कंसेप्ट अच्छा है। ब्रीच मतलब क्या होता है? देखो आपके पास आपका पास हाँ, मैंने भी तो टूटना बोला सर। आपने भी टूटना बोला था क्या? हाँ सर। तो कोई बात नहीं भाई, वेरी गुड, आपको भी वेरी गुड, नाराज मत हो। सुनो, तो मेरा मतलब ये है कि मान लो अगर आपका डाटा हैक हो जाए, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, होलसेल लेवल पे स्कैम्स चल रहे हैं आजकल। आपके पास फ़ोन आता है, हेलो जी मैं SBI से ग्राहक सेवा से बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन पे ATM कोड या 4 डिजिट पिन कोड आएगा, प्लीज़ बताएं, हम बैंक से बोल रहे हैं। अगर किसी को पता ना हो और वो बेचारा वो पिन कोड या ATM वो 4 डिजिट OTP बता दे, तो फिर क्या होगा? हैं? फिर क्या होगा? एक कहावत सुना है ना, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ जी मनीष जी, हाँ सर ये बोलिए। कहावत सुना है ना आपने, घर का भेदी लंका लंका ढाए। ढाए। हाँ, ये हिंदी की क्लास नहीं, ऑडिट की क्लास है। चलो, इसमें क्या होगा, आपका जो प्राइवेट डाटा है वो साफ हो जाएगा। इसीलिए क्या है, अगर आपको अपना डाटा मेंटेन प्रोटेक्टेड करना है तो आजकल एक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके पास आईफोन है उसको पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, यू कैन लॉग आउट इट एनीवेयर। आपने कभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करा है? क्लाउड कंप्यूटिंग पे कभी काम किया है? गूगल शीट देखा है आपने? गूगल शीट्स, अबे गूगल का भी तो अपना एक मल्टीपल प्रोग्राम है। आप लोगों की IT नॉलेज यार, मैं अभी क्या बताऊं। एंड्रॉयड की बात ही नहीं है भाई साहब। मैं इधर, आप लोगों ने कभी गूगल शीट के बारे में नाम सुना है क्या? गूगल शीट, यस। क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना हुआ है क्या आप लोगों ने? हाँ सर।
तो बोलता क्यों नहीं है भाई? सर क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का सुनना है, गूगल शीट का नहीं सुनना है। हाँ, सर क्लाउड कंप्यूटिंग का सुना है, गूगल शीट का नहीं सुना कभी। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है बताओ? क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा चीज पता है कि आप उसको कहीं भी पहाड़ में भी बैठा होगा तभी भी लॉग आउट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उसमें चांसेस ऑफ ब्रीच बहुत कम है। अभी जैसे कि आईफोन का सिक्योरिटी मेजर देखा है कि आईफोन को कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आईफोन का सिक्योरिटी सिस्टम ही ऐसा है। एंड्रॉयड को ले लो भाई, अगर एंड्रॉयड सिस्टम हैक हो गया, देखा कि कोई गांव के बुड्ढे ने हैक कर लिया, एंड्रॉयड का सिस्टम ऐसा ही है, कोई भी हैक आराम से कर सकता है, क्योंकि सारा एक्सेस तो गूगल के पास है, अमेरिका के पास है। सो अमेरिका इज सुपर पावर। अमेरिका को ये पता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं और खाना खा रहा है, सब कुछ उसको पता है, क्योंकि उसका नेविगेशन सिस्टम खुद वी आर यूजिंग ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जीपीएस सिस्टम हम लोग वर्ल्ड कौन सा जीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को पता भी है? अमेरिका का। ये वही अमेरिका है, कारगिल वाल पे हम लोगों को मना किया था जीपीएस। हमारे पास तो कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, वी आर सॉरी, वी आर यूजिंग दैट जीपीएस। जब हम लोग अपने फ़ोन पे जब अकाउंट बनाते हैं या किसी चीज़ पे अकाउंट बनाते हैं तो देखना उस पर साइन इन जब होता है, गूगल ही आता है ना सबसे पहले, गूगल गूगल ही आता है। गूगल के पास में हम लोगों का पूरा दुनिया का डेटा गूगल के पास है। अगर मान लो गूगल से ही डाटा का ब्रीच हो जाए, अगर गूगल से ही डाटा का ब्रीच हो जाए, अभी बीच में न्यूज़ भी सुना होगा, फेसबुक में डाटा चोरी हो गया, ये हो गया, अगर गूगल से बताओ दुनिया का डाटा चोरी हो जाए, तब तो समझ में आ जाएगा, अरे अभिलाष जी ने आज ये मैसेज भेजा था उसको, अच्छा उसने ये इसको बोला था, ओ माय गॉड है, फिर क्या होगा? तो हम लोग क्या गूगल के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, क्या केस करेंगे बताओ? गूगल के पास इतना पैसा है। हम लोगों को चला कौन रहा है? गूगल जी, गूगल चला रहा है। अब ये सिस्टम कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? गूगल के पास एक्सेस है, गूगल के पास एक्सेस, क्योंकि उसके पास स्टोर हाउस है पूरा डाटा का। और किसी किसी का आदत होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो, हम लोग उसको साइन इन करके छोड़ देता है, फेसबुक हुआ। और आई थिंक वी शुड चेंज आवर पासवर्ड, हर हफ्ते 15 दिन में अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ब्रीच का कोई तोड़ नहीं है। और हम लोग कोई आईटीआई का आईआईटी का बच्चा तो है नहीं कि उसको तोड़ सकेगा, वो कर सकेगा, कोडिंग कर सकेगा। हम लोग का उतना दिमाग तो है नहीं, सीधा साधा बच्चा हम लोग, इंसान है। वी ओनली नो हाउ टू मेक बैलेंस शीट, वी ओनली नो हाउ टू मेक पीएलएल। आप लोग कोडिंग करने बैठोगे हैं? आप लोग कोडिंग करने बैठोगे, उसको डिकोड करना होगा, बुढ़ा हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े नहीं कर पाओगे। तो ब्रीच का कंसेप्ट अलग है। मेल फंक्शनिंग एक आता है ना, देखना जब कोई चीज़ हैक होता है तो देखना एक बॉक्स आता है, क्या बोलते हैं इसको? बग्स, बग्स बोलते हैं ना, बग्स, BUGS, बग्स। एक आपके पास में ऐसा बॉक्स आता है क्रॉस साइन के साथ, देखना उसको क्या डायलॉग बॉक्स ना क्या बोलते हैं, मेरा भी थोड़ा वो कमज़ोर है। बग्स एक्चुअल में पता चल जाता है बग्स। पहले क्या होता था, आदमी लोग का ये मिथ था कि कंप्यूटर में वायरस लग गया, कोई कीड़ा चल रहा होगा, ये लगता था, मुझे भी लगता था ये कि कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई वायरस लग गया है, दिखाओ कौन सा वायरस है, कोई कीड़ा वीड़ा चल रहा होगा। भाई कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तुम्हारा डाटा सिस्टम स्लो होके रखा है, वायरस लग गया मतलब उसको। फिर वो क्विक आता था, ये आता था, इसको स्कैन करो, अपडेट करो, वो करो, वो करो। तो अपने जब हैक होने का पता चलता है ना, एक बग आएगा और किसी ने जानबूझ के वो बग में ओके दबा दिया, 1 2 3 4 डेट्स ऑन द व्हाट डांस फ्लोर। सही में बता रहे, वी हैव टू, हम लोगों को हर चीज़ से साइन आउट कर देना चाहिए। सुन रहे हो? यस, जी सर। हाँ हाँ सर। हाँ, देख लेना भाई तुम भी सोच समझ के। ठीक है अच्छा, सर, हम लोग का हाँ, यस, हम टुडे लोग इज का आईटी क्लास, टुडे इज आईटी क्लास। समझ में आया? आज आईटी क्लास है। आज आप लोग आईटी ऑडिटर हो, कंपनी ऑडिटर नहीं हो। अच्छा, आईटी ऑडिटर का रोल, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एन आईटी ऑडिटर? डोंट थिंक योर सेल्फ एन इंजीनियर, डोंट थिंक योर सेल्फ एज एन इंजीनियर।
यू आर नॉट IT इंजीनियर ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की ओके। अगर रोल पूछते हैं ऑडिटर का रोल क्या है, तो आप लोग उसमें पूरा कंप्यूटर का ज्ञान लिख के मत आना। कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम बाइनरी लैंग्वेज 0 1 2 है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस वी हैव सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, वो कंप्यूटर, तेरा कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर। नो, रोल ऑफ ऑडिटर में क्या लिखना है आप लोगों को? रोल ऑफ ऑडिटर में ये लिखना है कि ऑडिटर क्या देखता है। सबसे पहला चीज़, आपका डाटा एक्यूरेट है कि नहीं। दूसरा, आपका डाटा करेक्ट है कि नहीं। तीसरा, डाटा रिलायबल है कि नहीं। चौथा, कोई ब्रीच होता है तो ब्रीच क्यों हुआ, किस कारण ब्रीच हुआ। अब ऑडिटर को क्या पता होगा ये हैक हुआ है, ऑडिटर को क्या पता होगा कि कुछ हुआ है, तो ऑडिटर किसका कंसर्न करेगा? ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, आप लोगों को पता है, तो किसी इंजीनियर से कंसल्ट कर सकता है, एक्सपर्टीज ले सकता है। भाई यार देखना ये क्या बला है, फिर वो चश्मे वाला आएगा इंजीनियर, ऐसे 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 करके वो इंजीनियर आके आपको बताएगा कि हाँ भाई ये तो हैक हो चुका, अबे ठीक कर इसको, पैसे कमाने हैं। समझ में आया? तो आप लोग IT ऑडिटर भी बन सकते हो। आप लोगों को फिर IT का नॉलेज होना पड़ेगा। दिन भर लैपटॉप पे बैठे 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 कहीं कहीं का प्रोग्रामिंग कोड तैयार करना पड़ेगा। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। लेकिन अभी तक तो मैंने IT ऑडिटर का इतना वो देखा नहीं है, मैंने जहाँ तक वो किया है। लेकिन IT ऑडिटर का स्कोप भी बहुत अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट, बट यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, जैसे कि SQL है, उसके बाद में C++ है, पाइथन्स है, हाँ, कोबोल, एक कोबोल भी है, एक HTML भी है, एक जावा भी है। ये सारा बीटेक कोर्सेज है। बीटेक कोर्सेज को लंबा करने वाला कांड है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें IT ऑडिटर को हर चीज़ के बारे में पता होता है। C++ का सॉफ्टवेयर अगर कोई देखो नेचर जो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, कोई भी बिजनेस हाउसेज जो यूज़ कर रहा होता है, ऑडिटर को सबसे पहले समझना पड़ेगा उसका नेचर। अगर आप IT ऑडिटर हो तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा नेचर क्या है, क्या यूज़ कर रहे हो ये, कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं ये, इनका डाटा सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है। अब जैसे कि आप बैंक का ऑडिट कर रहे हो, तो बैंक का जो डाटा है, बैंक का डाटा तो बहुत बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बैंक में सिर्फ 100 डाटा है या 3 डाटा है। बैंक का तो अपना 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 एक बैंक जो है ना, बैंक का जो डाटा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं CDS, सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। जब बैंक ऑडिट आएगा ना इस चैप्टर पे तब पढ़ाऊंगा। CDS, सेंट्रलाइज्ड डाटा, एक बैंक से दूसरा डाटा कनेक्टेड है, एक बैंक से दूसरा डाटा कनेक्ट। जैसे कि आप लोग मान लो कलकत्ता बैठे हो, आपका अकाउंट असम में है, तो आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो, आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो, ATM से कहीं भी पैसा निकाल सकते हो। वो क्या है? CDS, सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। वो ईजी है। या फिर आप ऐसा करोगे कि ATM को अपने पीछे बांध के लेके जाओगे, कहीं भी जाओगे तो पैसा निकालने, ऐसा नहीं है। पहले प्रॉब्लम होता था, पहले ATM का कंसेप्ट था ही नहीं, पहले तो ATM का ही कंसेप्ट नहीं था। पहले क्या होता था? ट्रेवलर चेक तैयार करो भाई, एक चेक तैयार किया जाता था बैंक से, आउट स्टेशन चेक, एप्लीकेशन दो, 1 महीना लगता था। अगर तुम लोग मान लो कहीं बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को बताना होता था कि भाई मैं 1 महीने के लिए जाऊँगा, तो बैंकर क्या करता था, मैनेजर एक ट्रेवलर चेक तैयार करता था पहले। अभी तो ATM अभी आया है ना 20 साल से, 15 साल, 10 साल से। पहले तो आदमी ऐसे पैसा लेके जाता था, अपना चेक बुक अपना सब कुछ रेडी करके बैंक पे जाता था। नहीं तो पहले क्या होता था, आसाम का चेक हरियाणा में एक्सेप्ट नहीं होता था। अरे भाई पार्ट तो इंडिया का है। उसके बाद देखना मल्टी सिटी चेक इंट्रोड्यूस कर दिया, मल्टी सिटी, याद है ना? मल्टी सिटी चेक, चेक पे लिख देखना मल्टी सिटी पेएबल एट ऑल ब्रांचेस, ऐसा लिखा हुआ रहता है। आप अपना चेक कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो। तो वैसे ही ATM है, तो ATM में जो डाटा आपके पास है, आपका अकाउंट का डाटा ATM से लिंक है, लिंक है कि नहीं? आपका डाटा, आपका नाम, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ है आपका। आप जैसे पैसा निकालोगे आपका जो एंट्री है वो अपडेट हो जाएगा, डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, जो भी होगा। ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। तो सबसे पहले ऑडिटर को नेचर देखना पड़ता है, फिर डाटा का देखना पड़ता है किस टाइप का डाटा है आपके पास। अगर डाटा ब्रीच हुआ तो रीजंस निकालो, ब्रीच कैसे हुआ, किसने किया, कितना अमाउंट का किया। तो IT ऑडिटर का रोल अगर एग्जाम में है तो आप लोग यही लिख के आना, उसका नेचर, उसका रोल, डाटा कैसा है, जो हम लिखा है ना इनपुट कंट्रोल्स, वो लिख के आना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक आता है ऑडिट ट्रेल। लिखो ऑडिट ट्रेल।
ऑडिट ट्रेल, ट्रेन नहीं है, ट्रेल, ट्रेल, TRAIL, ट्रेन मत लिखना भाई, ट्रेल, ट्रेल, TRAIL, ट्रेन नहीं है, ध्यान से लिखना, जोश जोश में एन हो जाएगा फिर। अच्छा, लिखो इसमें आप, ऑडिट ट्रेल may be defined as the documents relating to the transactions from the source documents हाँ हाँ होबो होबो from the source documents, बिना नेट के क्लास चल रहा है क्या? to the summarized total in सुभव दत्त, यस सर। ओ सुनाई दे रहा है, ओके ओके, summarize total in accounting reports, ठीक है। अच्छा, it is an orderly step by step record of transactions that serve as a proof of transaction history, yes my tiger, क्या हुआ? सर ऑलरेडी record of transactions that के बाद serves as a, थैंक यू सर। okay, serve as a proof of transaction history, लिखा? recording to tracking all changes that has taken place, अच्छा, next para you write from 1st April 2022
from 1st April 2022, every company which uses accounting softwares for maintaining the books of account shall use only सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाद सर हाँ तो बोला तो shall use only हाँ Maintaining अच्छा ओके the सॉरी for using accounting software for maintaining books of account shall use only such accounting softwares which has a feature of recording audit trail comma creating a edit log of each change log of each change made in the books of account along with the date when such changes were made ensuring that audit trail cannot be disabled 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 ठीक है and the last point is you write benefits अच्छा ये एक पॉइंट है how does audit log operate you give an reading to it okay page number 512 we have one point how does an audit log operate please give one reading okay please give one reading then you write benefits सर पेज नंबर फिर से 512 512 just you give one reading okay now you write the benefits you write number 1 accountability number 2 promotes data security number C reconstruction of events
And number D, detection of errors. Detection of errors and frauds. Okay. So these are the points in this chapter which you have to study. समझा? This is a easy chapter, very easy chapter. Yes. दुनिया में सबसे आसान चैप्टर बोले तो कौन सा? रोल ऑफ आईटी इन ऑडिट. बहुत इजी चैप्टर, बस इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. ये जो आपका 1.5 पेज का जो क्रक्स है यही आते हैं. यस. लगता है बच्चे सो गए. नहीं सर. नहीं सर, नहीं सोए. ओके. सिर्फ 2 बच्चों का रिप्लाई आता है, बाकी कोई बच्चा बात नहीं करता. क्यों? लड़की है ना. Yes. Next class we will start company audit. Next class we will be starting company audit. Okay. I am summing up now.